आज हम लोग एक नए फिर ऐसे चीज पर विचार करेंगे जो आपके लिए बहुत ही अच्छा लगेगा और ज्ञानवर्धक होगा, ज्ञान में वृद्धि होगी। धन्यवाद। चलते हैं आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ। जैसे कहने का अर्थ यह है कि सांप के विष से किस तरह की दवाइयां तैयार की जाती है। इंपॉर्टेंट बातें हैं। सांप के विष से, स्नेक पॉइजन से किस तरह के मेडिसिन, कैंसर रोधी या अन्य खतरनाक रोगों की दवाइयां तैयार की जाती है, इस पर हम लोग विचार करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्नेक पॉइजन, स्नेक पॉइजन के बारे में विचार करेंगे। स्नेक पॉइजन मतलब होता है सांप का विष। स्नेक पॉइजन का अर्थ होता है सांप का विष। तो सांप हमारे पर्यावरण को बैलेंस में रखता है, इसीलिए यह उतना खतरनाक नहीं है जितना आदमी सोचता है। लेकिन हमारे पर्यावरण को बैलेंस में रखने के लिए, संतुलित में रखने के लिए सांप की काफी आवश्यकता है। इसीलिए सांप के लिए हमारे कलकत्ता म्यूजियम में भी उसके लिए शरण स्थल बनाई गई है। सांप की कई जगह पर रेप्टाइल के, ये वर्ग रेप्टाइल में आता है, रेप्टिलिया। इसको यहां पर लिख सकते हैं। इसका क्लास जो है रेप्टिलिया है। रेप्टिलिया, इसको हम हिंदी में भी रेप्टिलिया के नाम से जान सकते हैं। अर्थात हिंदी होता है सरीसृप, रेंग कर चलने वाले प्राणी। इसके अंतर्गत तो कछुआ, मगरमच्छ, आपको कच्छप या मंगरगोह, घड़ियाल और सांप की सभी प्रजातियां आती है जो रेंग करके चलती है। इसमें से कच्छप और कछुआ, घड़ियाल की जो प्रजाति है, मंगरगोह की प्रजाति है, यह कुछ जल में भी रहते हैं, स्थल पर भी। इसलिए उभयचर प्लस सरीसृप दोनों के अंतर्गत आते हैं। परंतु सांप के अधिकांश प्रजाति, जैसे डोड़वा सांप एक होता है जल में, वो होता है सरीसृप प्लस उभयचर। लेकिन नाग जाति है, वाइपर है या फिर करैत है, रसेल वाइपर है, इनकी सभी प्रजातियां लगभग स्थलीय होती है। ये अंडे देते हैं। थोड़ी सी परिचय और इनका ले लेते हैं ताकि जानकारी कुछ और बढ़ जाए। जैसे ये होते हैं एकलिंगी, नर्मदा अलग अलग अंडज होते हैं। इनके कान जो है, ये कर्ण, बाह्य कर्ण छिद्र नहीं होता, बाह्य कर्ण छिद्र नहीं होता। इसके जगह पर ये यहां पर देखिए, रेप्टाइल प्लेबर को समझिए। इस जगह पर देखिए, यहां पर नाम लिखते हैं टिम्पैनम। टिम्पैनम नाम के कर्ण की झिल्ली होती है कान के जगह पर, इसको ध्यान रखिएगा। कान के जगह पर टिम्पैनम नाम के कर्ण की झिल्ली होती है। इसलिए इसी झिल्ली से सुनता है। लोग इसे चक्षुश्रवा कहते हैं, अर्थात नेत्र से सुनने वाला, चक्षु माने नेत्र। लेकिन वास्तविकता बात पूरी हद तक सही नहीं है। वास्तव में इसके अंदर बाह्य कर्ण छिद्र तो नहीं है, परंतु टिम्पैनम नाम का कर्ण की झिल्ली होती है, उसी से यह सुनता है। जमीन की सतह पर इस कान की झिल्ली को ऐसे पट करके रोक लेता है, और उसी से जो आप कोई आदमी चल के आया, कोई जंतु, कोई प्राणी, तो जब धरती पर आवाज होती है चलने से, कंपन तरंग उत्पन्न होते हैं पृथ्वी के लेयर में, वो उसे सुन पाता है। या फिर आवाज आप बोलते हैं तो टिम्पैनम कर्ण के झिल्ली के पास उनकी आवाज भी हवा से तरंग बनकर आती है, सुन लेता है। इनकी हस्ती, अंदर जो अस्थि है, हड्डियां हैं, यह बनी होती है अस्थियों की। कशेरुक जंतु है। ये सब बातें इनकी परिचय में आती है। परिचय के अंतर्गत आते हैं। कोल्ड ब्लडेड है। वायुमंडल के ताप पर इनकी शरीर का ताप निर्भर करता है। जैसे वायुमंडल घटे बढ़ेगा ताप, इनका भी शरीर का ताप घट बढ़ जाएगा। तो ये सब इनसे संबंधित कुछ सूचनाएं हैं। इनके त्वचा की बात थोड़ी सी कर देते हैं कि इनके त्वचा पर कोई ग्रंथियां नहीं होती। सल्क स्केल चोइटा जिसे कहते हैं, जिसे केचुली कहा जाता है। लेकिन त्वचा पर ग्रंथियां नहीं होती, जैसे म्यूसिन ग्लैंड का होना, स्वेट ग्लैंड का होना, ये सब नहीं पाई जाती। ये सब इनकी खास पहचान है, खास पहचान के अंतर्गत आते हैं। तो इनके अंतर्गत आने वाले खास करके स्नेक का हम लोग वर्णन करेंगे। सांप का वर्णन। सांप जलीय स्थलीय दोनों होते हैं, परंतु अधिकांश समुद्री सांप सब है विषधर। लेकिन मीठे जल के पानी, मीठे जल वाले जो सांप हैं वो विषहीन होते हैं। लेकिन समुद्री सांप सभी होते हैं विष युक्त, विषधर होते हैं। उनकी पूंछ चपटी गोंजी मछली की तरह होती है, समुद्री की। लेकिन स्थल पर रहने वाले हम लोग की तरफ जो है सांप अक्सर होते हैं विषधर। इनमें आपको नाजा ट्रिपुडियंस यानी नाग को कहा जाता है, काले नाग, गेहुआ नाग, सफेद नाग, किंग कोबरा जो बड़े आकार में होते हैं, ये पाए जाते हैं। इनकी प्रजातियों में कुछ है करत सांप जो गेहुमन से भी कई गुना ज्यादा विषधर होता है। ऐसे भी थोड़ा सा और पावला का रसेल वाइपर होता है जो बहिरा सांप की तरह देखने में दिखता है। तो इनके सांप में
सांप के जो पॉइजन होते हैं, इससे जो पॉइजन निकालेंगे, पॉइजन या जटिल क्रिस्टल ये प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन के कई रूप होते हैं, कहीं कहीं जहर बन जाता है, कहीं कहीं दवाई बन जाता है। ये जटिल क्रिस्टलीय है। तो सांप के जाति के ऊपर निर्भर करती है सांप के पॉइजन की प्रकृति या नेचर। जैसे इनके सांप के अलग अलग 20 अलग अलग किस्म के होते हैं। कुछ कोशिका को मार देते हैं काटने के बाद, साइटो मतलब कोशिका होता है, कोशिका को मार देते हैं, साइटोटॉक्सिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन में को काट देते हैं तो हेमेटोटॉक्सिन कहते हैं। या फिर तंत्रिका तंत्र को कुछ सांपों के बीच सुस्त करके मार देते हैं तो न्यूरोटॉक्सिन कहलाया। साइटोटॉक्सिन, हेमेटोटॉक्सिन, न्यूरोटॉक्सिन, कई तरह के टॉक्सिन पाए जाते हैं इनमें। अब इसके बाद ये हुआ सांप के पॉइजन। अब सांप का पॉइजन क्या अणुभार बड़ी ऊंच होता है। यह जटिल क्रिस्टलीय प्रोटीन है, जटिल क्रिस्टलीय प्रोटीन यानी कॉम्प्लेक्स जटिल हुआ, क्रिस्टलीय क्रिस्टल, जटिल क्रिस्टल प्रोटीन, जटिल क्रिस्टल प्रोटीन होते हैं। अब ये होते हैं, इनका मतलब हुआ कि ये प्रोटीन उच्च अणुभार वाले होते हैं, इनमें लाखों अणुभार होता है। अब ये अणुभार को हम लोग तोड़ेंगे, ये अणुभार बोला जाता है, अणुभार। ये अणुभार के, इस पॉइजन के अणुभार को जो है हम लोग लैब में ले जाकर के इसे सिंपल रूप में तोड़ते हैं। इनके पावर को कम करने की कोशिश की जाती है। पावर को कम कर देते हैं तो क्या होगा, फिर पावर को जब हम कम कर देंगे तो यह खास करके अगर हम इसको लाखों पावर में मानते हैं, अलग अलग सांप का अणुभार उनके 20 का अलग अलग होता है, तो इनके अणुभार को तोड़ करके हम लाखों से 20,000 अणुभार वाले में बदल देते हैं। क्या लिखा गया है, 20,000, यानी इसको फिर से दे देते हैं, यहां पर देख सकते हैं, यानी 20,000 अणुभार वाले में तोड़ देते हैं। यह अणुभार जब 20,000 पावर में अणुभार में टूट जाता है, जटिल क्रिस्टलीय प्रोटीन किसका, लैब में सांपों का, तो टूट जाने के बाद अब इसका नाम इंटरफेरोन रखा जाता है। इंटरफेरोन हो गया यह 3 प्रकार का होता है, IFN अल्फा, INF बीटा, INF गामा। INF अल्फा, INF बीटा, INF गामा, अल्फा बीटा गामा के नाम से जाने जाते हैं। ये देखिए यहां पर अल्फा बीटा गामा के नाम से जाने गए। अब इस प्रकार से ये कम पावर के हो गए, पावर का घट गया तो ये भी प्रोटीन ही हुए। लेकिन खास करके इनको जो इंटरफेरोन को, यहां देखिए ग्लाइको प्रोटीन, यहां लिखा गया है ग्लाइको प्रोटीन के नाम से जाने जाते हैं। इसी का रूप हुआ, ग्लाइको प्रोटीन का रूप हुआ। तो इस तरह से अब इनका उपयोग यदि हम कैंसर रोधी में करें तो कैंसर उत्पन्न करने वाले के वीडियो हम फर्स्ट और सेकंड देख चुके, उसमें बता चुके हैं कि कैंसर के लिए विषाणु कौन है। खास करके उसका विषाणु का नाम है पोलियोमा, रेट्रोवायरस और मिक्सोवायरस। इनको मारने की क्षमता इंटरफेरोन रखेगा और आराम से इसको मार सकता है। मार देने के बाद कैंसर ठीक हो जाती है। इसी प्रकार से कल्चर में सांप की प्रजाति पाली जाती है, उन्हें कॉर्क में कटवाया जाता है, विष का तैयार किया जाता है, इसको तोड़ करके सिंपल में कुछ और रसायन मिला करके कैंसर की या और भयानक रोगों की दवाइयां बना सकते हैं। इसी प्रकार से सांप के विष का उपयोग कैंसर रोधी दवाओं में किया जाता है। उसी प्रकार से सांप की चर्बी की बात करें, चर्बी एडिपोज टिश्यू, जहां चर्बी के ऊतक जमा होते हैं, उनके तेल निकाल करके हम गठिया, आर्थराइटिस, जोड़ों पर दर्द जिसे कहते हैं, उसके क्षेत्र में काम लाया जाता है। तो इस तरह से सांप अगर न रहे तो कैंसर, गठिया, आर्थराइटिस या जोड़ों पर दर्द वाले, देह में दर्द वाले, बदन में दर्द वाले जैसे जो है रोगी मर जाएंगे। इसीलिए सांप भी हमारे पर्यावरण के साथ साथ हमारे हर प्रकार की दवा बनाने के लिए ये सक्षम है। इस तरह से सांपों का विष तैयार किया जाता है। ये आप समझ गया सांप के बारे में वर्णन, इनके विष को किस तरह से दवा में तोड़ा जाता है या फिर इनकी चर्बियों से किस तरह की दवाइयां प्राप्त की जाती है। ये रेप्टाइल है, रेंग करके चला करते हैं और इनको भी हमारे दैनिक जीवन में आवश्यकता है, हमारे दैनिक जीवन में इनकी भी आवश्यकता होती है। ठीक है, धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। ये सारी बातों की याद रखिए, एक बार इसको अच्छी तरह से देखिए, पढ़िए, समझिए और याद करिए। धन्यवाद।